हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम शुरुआत करेंगे लेक्चर नंबर 2 की। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। ये बुक हम कवर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर हमारा 5th चल रहा है, नेचुरल वेजिटेशन। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, और हमने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट भी देखे थे, जिसमें से हम आज पहला वाला जो फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, फॉरेस्ट हमने देखे थे 5 प्रकार के फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये साथ में हम पढ़ेंगे इनको। फिर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट और लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट। आज जो हमारा फोकस रहेगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन, मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था। यहाँ पर इन तीनों में तो आप याद रखना, ये तीनों फॉरेस्ट को कैसे याद रखना है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। जहाँ पर इनसे थोड़ी कम रेनफॉल होगी वहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाएंगे, और कम बरसात होगी वहाँ पर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाएंगे। और माउंटेन वाले रीजन में माउंटेन फॉरेस्ट, और जो कोस्टल एरिया हैं, समुद्र के तट के इलाके हैं, वहाँ पर लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट पाए जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम देखेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। एवरग्रीन नाम से ही पता चल रहा है, एवरग्रीन की हिंदी होती है सदा हरे भरे। ऐसे फॉरेस्ट जो हमेशा पूरी साल हरे भरे रहते हैं, ग्रीन रहते हैं, ऐसे फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मैंने बताया था, 3 चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस एरिया में पाए जाते हैं, कितनी रेनफॉल चाहिए, क्या क्लाइमेट की कंडीशंस होनी चाहिए। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पहली बात तो ये पाए जाते हैं यहाँ पे वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप पर। सोचो, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप पर, ये वेस्टर्न घाट है हमारे ना, और ये वेस्टर्न घाट में ये वाली साइड हो जाएगी वेस्टर्न साइड, और ये वाली साइड हो जाएगी ईस्टर्न साइड। तो ये पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप की तरफ पाए जाते हैं। दूसरा, हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये वाला भारत का जो रीजन है इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया बोलते हैं। यहाँ पर हिल्स पाई जाती हैं, पूर्वांचल हिल्स पाई जाती हैं। और यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, यहाँ पर भी खूब सारी रेनफॉल होती है। तो यहाँ पर भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और आपको पता होगा, भारत में जो मानसून आता है सबसे पहले यहाँ पे हिट करता है। 1 जून को केरल में मानसून हमारा हिट करता है। इस वाले रीजन में बहुत ही ज़्यादा बरसात होती है, इसीलिए यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ भी आपको पता है मेघालय में मशीनराम नाम की जगह, चेरापूंजी नाम की जगह बहुत ही ज़्यादा बरसात होती है। तो यहाँ पर भी ज़्यादा बरसात होने की वजह से यहाँ पर भी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में भी खूब सारी बरसात होती है। तो इन तीनों जगहों पर आपको ध्यान रखना है, इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट होने के लिए रेनफॉल की कंडीशन है कि वहाँ की एवरेज रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। इट शुड बी मोर देन 200 सेंटीमीटर, है ना। और टेम्परेचर की बात करें तो एवरेज मीन एनुअल टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। और क्लाइमेट थोड़ा वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, थोड़ा गर्म क्लाइमेट, और ह्यूमिड का मतलब जिसमें मॉइस्चर हो, ऐसा क्लाइमेट होना चाहिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेस्टर्न घाट में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, जैसे केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इस वाले रीजन में गोवा, और यहाँ पर वेस्टर्न घाट है। इधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, आसाम, ठीक है, ये वाले। और ये अपना अंडमान निकोबार आइलैंड्स और यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फीचर्स की। बात करें तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो स्ट्रेटिफाइड होते हैं, मतलब लेयर पे लेयर आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग लेयर्स। पहले छोटे छोटे प्लांट्स देखने को मिलेंगे, फिर और बड़े प्लांट्स देखने को मिलेंगे, फिर और बड़े प्लांट्स देखने को मिलेंगे। ऐसे करके लेयर्स पाई जाती हैं, बिल्कुल ग्राउंड के क्लोज में होती हैं लेयर्स। और यहाँ पे नीचे की तरफ झाड़ियाँ होती हैं, श्रब्स होती हैं, क्रीपर्स होते हैं, ऐसे पेड़ों पे चढ़ने वाली जो लताएं होती हैं उनको क्रीपर्स बोलते हैं, वो होते हैं। शॉर्ट स्ट्रक्चर ट्री होते हैं, उसके बाद थोड़े बड़ी टॉल स्ट्रक्चर ट्री पाए जाएंगे, मतलब छोटे पेड़, बड़े पेड़, सभी प्रकार के यहाँ पे पेड़ देखने को मिलेंगे। बेल देखने को मिलती हैं, बेल वाले पेड़ जो होते हैं, लताएं जो होती हैं वो देखने को मिलती हैं। यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनकी हाइट लगभग 60 सेंटीमीटर और ज़्यादा, 60 सेंटीमीटर, सोचो कितना बड़ा हो जाता है। बहुत लंबे लंबे प्लांट्स देखने को मिलते हैं यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। और यहाँ पर ध्यान रखना, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों का गिरने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, ये भी चीज़ आप ध्यान रखना। तो देयर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्री टू शेड देयर लीव्स। पत्तियों का गिरने का कोई टाइम नहीं होता है, फ्लावरिंग का कोई टाइम नहीं होता है, फ्रूटेशन का कोई टाइम नहीं होता है।
कब फूल आएंगे ये भी टाइम नहीं है, कब फ्रूट लगेगा ये भी टाइम नहीं है। तो यहाँ पे प्लांट्स जनरली पत्तियां गिरने का कोई टाइम नहीं है, तो सिंपल सी बात है पत्ती कभी भी फिक्स सीजन में गिरती नहीं है। तो यहाँ के जो प्लांट्स हैं लगभग आपको हर समय पूरी साल आपको कैसे दिखाई देते हैं, ग्रीन दिखाई देते हैं, इसलिए इन फॉरेस्ट को हम बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है ना, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर हमारा फिनिश हुआ। यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले अगर ट्रीज पूछ लें कि कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, रोजवुड, महोगनी, एनी, इबोनी, ये ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि राइट द नेम ऑफ ट्रीज फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब हम देखेंगे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ध्यान देना, सेमी एवरग्रीन जो फॉरेस्ट हैं ये एवरग्रीन और डेसिडुअस के बीच में, एवरग्रीन और डेसिडुअस फॉरेस्ट के बीच में है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन लेस रेनी पार्ट्स ऑफ दीज रीजन्स। ध्यान दो, दीज रीजन्स मतलब जो अपने वेस्टर्न घाट हैं, अंडमान निकोबार है, और आपके नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट जो है वहाँ पर थोड़ी सी एवरग्रीन की तुलना में, एवरग्रीन की तुलना में थोड़ी कम बरसात जो पाई जाती है वहाँ पर पाए जाते हैं सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में। दोबारा बता रहा हूँ, जहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एवरग्रीन की तुलना में थोड़ी कम बरसात जो होती है वहाँ पर सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सच फॉरेस्ट हैव ए मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडुअस ट्रीज। तो मैंने बताया था यहाँ पर जो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं ये एवरग्रीन और डेसिडुअस फॉरेस्ट के बीच के फॉरेस्ट हैं, इसलिए यहाँ पर पेड़ भी कैसे पाए जाते हैं, ट्रीज भी कैसे पाए जाते हैं, मॉइस्ट डेसिडुअस और एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है उसके बीच के पाए जाते हैं। द अंडर ग्रोइंग क्लाइंबर्स प्रोवाइड एवरग्रीन करेक्टर टू दिस फॉरेस्ट। जो नीचे क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स मतलब जो पेड़ चढ़ते चले जाते हैं, लताएं जो होती हैं ऐसे, जैसे मान लो ये ट्री है और ट्री पर ऐसे चारों तरफ जो लताएं चढ़ जाती हैं उनको हम क्लाइंबर्स बोलते हैं। तो ये जो क्लाइंबर्स हैं ये इनको एवरग्रीन करेक्टर प्रोवाइड कराती है इन फॉरेस्ट को। यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं उनमें वाइट सेदार और होलॉक और केल, वाइट सेदार और ये होलॉक और ये केल, ये प्लांट्स हैं, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात और कर लेते हैं, इसमें कुछ और दे रखे हैं इन फॉरेस्ट के बारे में कि अब हम बात करें अंग्रेज़ों के टाइम की। आपको पता है 1947 में अपना प्यारा भारत देश आज़ाद हुआ था और 1757 से लगभग 1947 लगभग 200 साल अंग्रेज़ों ने यहाँ पे पूरा राज किया था। तो अंग्रेज़ जब इंडिया में रूल करते थे तो अंग्रेज़ों को भारत में जो फॉरेस्ट है उनके इकोनॉमिक वैल्यू के बारे में पता था, इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में पता था। इसलिए जैसे ही अंग्रेज़ यहाँ पे रूल करना स्टार्ट किया, पावर अंग्रेज़ों के हाथ में आई, तो अंग्रेज़ों ने फॉरेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दिया, मतलब शोषण करना स्टार्ट कर दिया और अपने इंटरेस्ट के लिए यहाँ के फॉरेस्ट को कट करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही सिंपल सी बात है, जब फॉरेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन होगा तो उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जहाँ पर फॉरेस्ट थे, फॉरेस्ट कट होने लगे, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, वहाँ पे अर्बनाइजेशन होने लगा, वहाँ पे रोड्स बनने लगे, रेलवे लाइंस बनने लगी, धीरे धीरे इनका स्ट्रक्चर चेंज होने लगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उत्तराखंड का मैप है। उत्तराखंड में 2 रीजन आपको देखने को मिलेंगे। नीचे वाले ये डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है नैनीताल और आपका अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ये जो डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं ये एक्चुअली आते हैं आपके कुमाऊं रीजन में, इसको हम कुमाऊं क्षेत्र बोलते हैं। और यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं इनको गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। तो 2 क्षेत्र हैं उत्तराखंड में, ऊपर वाला गढ़वाल है और नीचे वाला कुमाऊं रीजन है। गढ़वाल में जैसे उत्तरकाशी, चामोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ओक फॉरेस्ट पाए जाते थे कहाँ पर, गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में। ध्यान देना, उत्तराखंड के 2 रीजन हैं, गढ़वाल और कुमाऊं, यहाँ पर ओक के फॉरेस्ट पाए जाते थे। अंग्रेजों ने इन ओक के फॉरेस्ट को रिप्लेस कर दिया पाइन या चीड़ के फॉरेस्ट से। किसके फॉरेस्ट से? चीड़ के फॉरेस्ट से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये चीड़ की जो लकड़ी होती थी, ये जो रेलवे लाइन होती थी इसमें यहाँ स्लीपर्स लगे होते थे, ठीक है। यहाँ पर ये जो लकड़ी के स्लीपर्स, आज की डेट में तो आपने देखा होगा रेलवे की जो लाइन है इनके बीच में कंक्रीट के, मतलब कंक्रीट वाले आरसीसी वाले, मतलब आपको देखने को मिलेंगे जो पोल्स लगे रहते हैं बीच में, स्लीपर्स लगे रहते हैं। पहले ये लकड़ियों के स्लीपर हुआ करते थे। तो ये लकड़ी कहाँ से आती थी? पाइन के फॉरेस्ट से आती थी। तो अंग्रेजों ने जब यहाँ पे रेलवे लाइन यहाँ पे बिछाना स्टार्ट किया था, तो रेलवे लाइन के लिए जो लकड़ी की ज़रूरत होती थी तो उनके लिए इन्होंने पाइन के फॉरेस्ट, चीड़ का जो पेड़ है वो लगाना स्टार्ट किया। तो इन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में ओक फॉरेस्ट की जगह पे पाइन फॉरेस्ट उगाना स्टार्ट कर दिया, ताकि वो अपनी फुलफिल कर सकें नीड्स, किसके लिए? रेलवे लाइंस बिछाने के लिए, जो इनको यह लकड़ी के स्लीपर्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो स्लीपर्स इसी पेड़ से बनाते थे, पाइन के पेड़ से।
कहाँ की बात कर रहे हैं, गढ़वाल और कुमायूं रीजन में उन्होंने ये ओक के फॉरेस्ट को ख़त्म कर दिया अपने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की वजह से। और साथ के साथ में अंग्रेजों ने उसी समय पर प्लांटेशन करना स्टार्ट कर दिया और टी, रबर और कॉफ़ी की प्लांटेशन करने लगे। बड़े बड़े फॉरेस्ट को कट कर दिया। उन फॉरेस्ट में अंग्रेजों ने चाय और रबर और कॉफ़ी के बड़े बड़े प्लांटेशन फील्ड बना दिए और वहाँ पर इनको प्रैक्टिस किया जाने लगा। अंग्रेज, और एक और चीज़ ध्यान रखना, अंग्रेज जो थे टिम्बर को यूज करते थे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए। द ब्रिटिश ऑल्सो यूज टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एज इट एक्ट्स एज ए इंसुलेटर ऑफ हीट। आपको पता है लकड़ी में से हीट पास नहीं हो सकती, तो इसलिए अंग्रेज इसको यूज करते थे। मतलब जो भी बिल्डिंग बनाते थे वहाँ पर लकड़ी का इस्तेमाल करते थे ताकि ज़्यादा हीट अंदर ना आए और थोड़ा अंदर कूल रहे मामला, ठीक है। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे फॉरेस्ट का एक्सप्लोटेशन होने लगा वैसे वैसे फॉरेस्ट का नेचर भी चेंज होने लगा। पहले फॉरेस्ट हमारे प्रोटेक्शन के लिए यूज होते थे। प्रोटेक्शन मतलब हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, फॉरेस्ट के बहुत सारे यूजेज होते हैं। अगर एनवायरमेंटल यूज देखें तो आपको पता होगा फॉरेस्ट क्या करते हैं, CO2 को O2 में रिप्लेस करते हैं फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के द्वारा, फूड बनाते हैं। जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे, अब उनका प्रोटेक्शनल यूज खत्म हो जाएगा। कैसा यूज हो रहा है, कॉमर्शियल यूज हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पर उनका एक्सप्लोटेशन हो रहा है। तो ऐसे करके फॉरेस्ट का प्रोटेक्शनल यूज किस में रिप्लेस हो जाता है, कॉमर्शियल यूज में रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वो कवर होता है। नेक्स्ट वीडियोज में आगे वाले फॉरेस्ट को हम डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।